मुंबई एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड होती है। इस फ्लाइट से शाहरुख खान विदेश से लौट रहे थे। शाहरुख एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तभी कस्टम्स डिपार्टमेंट का एक अधिकारी उन्हें रोक लेता है। वजह, उनके पास कुछ ज्यादा सामान था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख के पास करीब 20 बैग थे। कस्टम की टीम शाहरुख से घंटों तक पूछताछ करती है और फिर उन पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। ये वाकया साल 2011 का है। कस्टम्स डिपार्टमेंट के जिस अधिकारी ने शाहरुख पर यह जुर्माना लगाया था, उसका नाम था समीर वानखेड़े। कट टू अक्टूबर 2021। मुंबई की समुद्री सीमा में एक क्रूज पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की रेड पड़ती है। जांच एजेंसी बताती है कि क्रूज पर 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स, 21 ग्राम गांजा और MDMA एक नशे की दवा है, 22 गोलियां उसकी जब्त की गई हैं। 17 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इन गिरफ्तारियों में एक नाम था आर्यन खान का, शाहरुख खान के बेटे, और जिस एनसीबी अधिकारी और उसकी टीम ने क्रूज पर रेड की थी, उसका भी नाम था समीर वानखेड़े। आर्यन खान 26 दिन जेल में रहे और इस दौरान समीर वानखेड़े का नाम घर घर में सुनाई दिया। तब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार चलती थी। उसमें मंत्री रहे नवाब मलिक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वानखेड़े को घेरते थे। कभी कास्ट सर्टिफिकेट की बात आती, कभी एक बार की जो कथित रूप से वानखेड़े के नाम पर था, तो कभी विदेश यात्रा का जिक्र होता, अनअकाउंटेड। बात इतनी आगे गई कि वानखेड़े का परिवार मीडिया में आकर जवाब देने लगा। पूरे टाइम टीवी पर एक ही खबर रहती, आर्यन खान वर्सेस समीर वानखेड़े। लेकिन जैसे ही आर्यन खान को जमानत मिल गई, मामला नेपथ्य में चला गया। समीर भी मुंबई और एनसीबी दोनों से आगे बढ़े, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि मई 2023 में एक बार फिर वानखेड़े का नाम सुर्खियों में है और इस बार वो खुद आरोपी हैं। सीबीआई का छापा पड़ा है उन पर और इल्जाम है भ्रष्टाचार और घूसखोरी का। इसलिए बड़ी खबर में आज बांटी जाएगी इस IRS अफसर की दिलचस्प कहानी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। कोई तो बात होगी कि समीर वानखेड़े ज्यादा दिन खबरों की दुनिया से दूर नहीं रहते हैं। ताजा उदाहरण आप देखिए, कर्नाटक चुनाव के नतीजों से ऐन पहले वानखेड़े पर छापा पड़ा। सैटरडे को रिजल्ट्स आने वाले थे, फ्राइडे शाम की बात है। पूरे दिन बीत चुके हैं अब तक, लेकिन वानखेड़े हैं कि चर्चा में बने ही हुए हैं। ताजा चर्चा का कारण भी पूर्व में मिली चर्चा ही है। कैसे, हम बताते हैं। समीर वानखेड़े को हम जानते हैं उस अफसर के रूप में जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया था। अब इल्जाम लगा है कि वानखेड़े ने आर्यन खान को ड्रग्स वाले मामले से निकालने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। एक विजिलेंस इंक्वायरी के हवाले से यह भी कहा गया है कि समीर ने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली है उनकी सैलरी के अनुपात में। समीर ने क्या कहा, वही जो आजकल कहा जा रहा है कि वो देशभक्त हैं, इसलिए उन्हें सजा मिल रही है। आज देशभक्ति की दुआई दे रहे समीर का एक वक्त रौला था। उनका सिलेक्शन इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS में हुआ। वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI में भी रहे। लेकिन उनके करियर के हाई पॉइंट्स 2 विभागों में रहते हुए आए, NCB और कस्टम। शाहरुख खान वाला किस्सा हम आपको शुरू में बता चुके हैं, लेकिन वो इकलौता मामला नहीं था। कस्टम में अपनी तैनाती के दौरान पूरा सिनेमा जगत वानखेड़े को नाम से जानता था, क्योंकि सामने कोई भी हो, वानखेड़े उन पर बिना कस्टम ड्यूटी भरे विदेश से लाया सामान उन्हें घर नहीं ले जाने देते थे। यहाँ ये बात साफ करना जरूरी है कि सिनेमा जगत के लिए अलग से कानून नहीं था, लेकिन चूंकि इस इंडस्ट्री के लोग अक्सर काम या घूमने के इरादे से विदेश जाते रहते थे, उनका पाला वानखेड़े से ज्यादा पड़ता था। फिर एक बात यह भी थी कि जब बॉलीवुड से किसी को एयरपोर्ट पर रोका जाता तो खबर भी जरूर बनती और नाम आता एक सख्त अफसर वानखेड़े का। इंडिया टुडे से जुड़े दिवेश बताते हैं कि 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में हो रहा था। वही वर्ल्ड कप जिसमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में धोनी ने छक्का मारकर भारत को विश्व विजेता बनाया था। वर्ल्ड कप के दौरान ट्रॉफी भारत आ रही थी। समीर तब मुंबई के एयरपोर्ट पर ही तैनात थे और उन्होंने ट्रॉफी को रोक लिया था। वहां पे कहा कि जब तक कस्टम ड्यूटी पूरी नहीं की जाती है, फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की जाती, तब तक ट्रॉफी आगे नहीं जा सकती। बॉलीवुड, पुलिस और राजनीति के संबंधों को डिस्कस करना हो तो अलग से एक ललन टॉप शो बनाना पड़ेगा। लेकिन इतना आप समझते हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, तब उसे लेकर भरपूर राजनीति हुई थी। हमने भी कई बार इस मुद्दे को कवर किया है। कारण क्या था? सुशांत के सूबे बिहार में चुनाव आने वाले थे। कहा जाता है कि इस मामले में कार्रवाई के लिए समीर वानखेड़े को खास तौर पर DRI से NCB में लाया गया था। इसकी एक वजह यह थी कि वो नार्कोटिक्स के खेल को अच्छी तरह समझते थे और उनका अपना नेटवर्क भी बड़ा मजबूत माना जाता था। NCB में वानखेड़े के आने के बाद सुशांत सिंह केस में कई मोड़ आए। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा कि उन्होंने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदे। NCB ने दावा किया कि रिया ने सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और दूसरे लोगों से कई बार गांजा लिया। लेकिन ये जांच सिर्फ रिया तक सीमित नहीं रही।
इस केस में एक के बाद एक कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों से पूछताछ की गई। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत, इन सब से एनसीबी ने एक एक कर पूछताछ की। इस दौरान वानखेड़े पर सवाल तब उठने शुरू हुए जब छोटी छोटी ड्रग्स की खेप को एनसीबी बड़ी तवज्जो देने लगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वानखेड़े की एनसीबी में तैनाती के बाद सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक जांच एजेंसी ने 30 ऐसे केस दर्ज किए जिनमें कम से कम 12 ऐसे थे जिनमें ड्रग्स की मात्रा उतनी नहीं थी जिसे ज्यादा कहा जा सके। इस पर एक इंटरव्यू में वानखेड़े कहते हैं कि उनकी नज़र सब पर है। फैक्ट्री से लेकर नशा करने वाले तक पर एनसीबी नकेल कस रही है। गांजे से लेकर कोकेन सब कुछ पकड़ा जा रहा है। फैक्ट्री, लेबोरेटरी, सप्लायर, हर किसी पर नजर है। रिया चक्रवर्ती केस में वानखेड़े पर तब और सवाल उठे जब गिरफ्तारी के बाद धर्मा प्रोडक्शंस के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद ने अदालत को बताया कि एनसीबी उन पर करण जौहर का नाम लेने का दबाव बना रही है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि रिया चक्रवर्ती वाला मामला जब चल रहा था तब एनसीबी ने कई गिरोहों पर नकेल कसी। इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट बताती है कि मुंबई के 12 स्थानीय गिरोहों का भांडाफोड़ किया। मुंबई में नाइजीरिया के कुछ लोग एक ड्रग्स नेटवर्क चलाते थे, उनका भी काम बंद करवाया गया। यानी एनसीबी एक्टिव हुई थी और ये बात आंकड़ों में नजर आती है। एनसीबी ने 2016 में 23, 2017 में 30, 2018 में 25 और 2019 में 35 मामले दर्ज किए थे। लेकिन साल 2021 में जब एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया, वो उसका साल भर में 94 नंबर का केस था। माने एजेंसी अपने औसत से लगभग 3 गुना मामले दर्ज कर रही थी उस साल। संभवतः यही एक्टिविटी वानखेड़े को महंगी पड़ी। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद समीर वानखेड़े के बुरे दिन शुरू हुए। गृह मंत्रालय ने उन पर जांच बैठा दी। अपनी रिपोर्ट में मंत्रालय ने आर्यन खान केस की जांच के लिए शॉडी प्रोब का इस्तेमाल किया है। सादी हिंदी में आप इसे कह सकते हैं घटिया जांच। दूसरी तरफ वो आरोप भी थे जो नवाब मलिक लगा रहे थे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर यह सिलसिला टूटा, लेकिन शोर इतना मच चुका था कि एनसीबी को अपने अधिकारी की जांच के लिए एसआईटी बनानी पड़ी। एसआईटी ने अपनी जांच में जो बातें रखी वो चौंकाने वाली थी। एसआईटी ने बताया समीर वानखेड़े मालदीव घूमने गए थे। इसके लिए उन्होंने मुंबई के ही विरल राजन से 5,59,000 रुपए कर्ज लिए। मालदीव में वानखेड़े ताज एक्सोटिका होटल में ठहरे। जब लौटे तो एनसीबी को बताया कि उन्होंने सिर्फ 1,25,000 रुपए खर्च किए। एसआईटी की रिपोर्ट में इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया। इस पर विरल राजन, जिससे वानखेड़े ने पैसे लिए, उन्होंने बताया कि वानखेड़े उनके पैसे किश्तों में लौटा रहे हैं। लेकिन एसआईटी ने कहा कि वानखेड़े ने पैसे लौटाने तभी शुरू किए जब मलिक ने उन पर आरोप लगाए। इसके बाद राजन ने बताया कि वानखेड़े ने उन्हें 4 महंगी घड़ियां बेची थी। एक की कीमत 10,60,000 जो उन्होंने 6,40,000 में मिली। दूसरी की कीमत 1,68,000 थी जो उन्हें 40,000 में मिली। तीसरी 1,10,000 की थी जो उन्हें 30,000 में मिली और चौथी 1 लाख की जो उन्हें 30,000 में मिली। यानी 14,18,000 की घड़ियां वानखेड़े ने राजन को 7,40,000 में बेच दी और पैसा गया वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर के बैंक अकाउंट में। फिर एसआईटी को यह भी पता चला कि वानखेड़े के पास एक 17,40,000 की रोलेक्स घड़ी है, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने एनसीबी को नहीं दी है। एसआईटी ने आर्यन खान की केस की जांच पर भी सवाल खड़े किए। रिपोर्ट में कहा गया कि क्रूज पर रेड के दौरान वानखेड़े की टीम ने कई लापरवाहियां की, जैसे फोन जब्त करने से पहले कागजी कार्रवाई नहीं की गई, लोगों की कीमती चीजें लेने से पहले भी दस्तावेज तैयार नहीं हुए। ये बात थी एसआईटी की। लेकिन सीबीआई ने एफआईआर में समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगाए हैं वो और ज्यादा गंभीर हैं। सीबीआई ने जो एफआईआर दायर की है उसके मुताबिक वानखेड़े आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूल करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें कुछ अकॉम्प्लिस भी थे उनके। विजिलेंस फाइंडिंग्स के आधार पर सीबीआई ने कहा है क्रूज केस में एनसीबी के शुरुआती नोट में 27 नाम शामिल थे और अंतिम नोट में केवल 10। कई संदिग्धों के नाम हटा दिए गए जबकि कुछ नाम बाद में अंतिम नोट में जोड़े गए। कुछ और के नाम बाद में कार्रवाई के अनुरूप संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। समीर वानखेड़े के निर्देशों पर केपी गोसावी को आर्यन खान को सौंपा गया, इसलिए ताकि वो उनसे डील कर सके। एलिगेशन है ये बात तब भी उठी थी जब एक स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी आर्यन के साथ एनसीबी दफ्तर में पाया जाता है, मानो आर्यन केपी गोसावी की कस्टडी में हो। इंक्वायरी में एक और बात सामने निकल कर आई है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने मांगी गई रिश्वत के एक बयाने के तौर पर साविल डिसूजा को 50 लाख रुपए भी दिए थे। एडवांस समझ लीजिए आप इस रिश्वत का। इस बारे में पूजा ददलानी का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। आरोपों के मुताबिक इस साजिश में समीर वानखेड़े तो अव्वल है, मतलब लीड हैं। उनके साथ कौन कौन था उनके नाम भी जान लीजिए आप। एनसीबी के तत्कालीन अधीक्षक विश्व विजय सिंह, इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन,
केस में स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी और साविल डिसूजा। सीबीआई ने वानखेड़े और बाकियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, वसूली की धमकी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वत से संबंधित प्रावधानों में मामला दर्ज किया है और दिल्ली, मुंबई, रांची, लखनऊ, गुवाहाटी और चेन्नई समेत कुल 29 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एनसीबी मुंबई जोन को अक्टूबर 2021 के दौरान ये इनपुट मिल गया था कि क्रूज पर कुछ लोगों के पास मादक पदार्थ हो सकते हैं और जांच टीम ने इस मामले में आरोपी पक्ष यानी इस केस में आर्यन खान से अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की थी। ड्रग्स ऑन क्रूज मामला आप जानते ही हैं। 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई के कॉर्डेलिया क्रूज नाम के एक प्राइवेट जहाज पर एनसीबी की रेड पड़ी थी। रेव पार्टी होने की जानकारी मिली थी और इस मामले में आर्यन खान सहित कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पार्टी हुई नहीं थी, पार्टी से पहले ही छापा पड़ गया था। हालांकि छापे के दौरान मौके से 6 लोग ही पकड़े गए। आर्यन को एनसीबी ने 3 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया और 25 दिन जेल में बिताने के बाद 28 अक्टूबर 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी। एनसीबी ने 27 मई 2022 को 14 आरोपियों के खिलाफ 6000 पन्नों की चार्जशीट भी दायर की, जिसमें पर्याप्त सबूतों के अभाव को देखते हुए आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई थी। इस मामले में एक आरोपी को छोड़कर बाकी सब अब जमानत पर बाहर हैं। और ये 25 करोड़ वाली बात भी आज बाहर नहीं आई है। याद कीजिए, जब जांच चल रही थी तब प्रभाकर सैल नाम के एक स्वतंत्र गवाह ने मीडिया को बताया था कि केपी गोसावी सहित एक एनसीबी अफसर ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। यानी इल्जाम पुराना है, सीबीआई ने अब इस पर ध्यान दिया। इस प्रभाकर सैल ने तब यह भी कहा था कि एनसीबी ने उससे 9-10 कोरे कागजों पर दस्तखत करवा लिए थे। एनसीबी ने इन आरोपों को निराधार बताया था, कहा था कि यह किसी मकसद से किया गया था, कोई कारण था। हालांकि इन्हीं आरोपों के बाद जांच शुरू हुई, इंक्वायरी बैठी, डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने विजिलेंस जांच की और अब रिपोर्ट आई है। और अब जब खुद सीबीआई ने इस लाश को बेकफन कर दिया है तो एनसीबी क्या कहेगी ये हमें देखना होगा। तो क्या आर्यन खान का मामला वो इकलौता मामला है जिसकी वजह से समीर वानखेड़े के सितारे गर्दिश में हैं? सुनिए इंडिया टुडे संवाददाता दिव्येश क्या बता रहे हैं। समीर वानखेड़े ने परमानेंट पोस्टिंग मांगी थी, परमानेंट पोस्टिंग इन एनसीबी कैडर। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप आईआरएस ऑफिसर हैं, आप कस्टम्स एंड एक्साइज कैडर के ऑफिसर हैं, पर आप एनसीबी में मांग रहे हैं कि मैं आजीवन, जब तक मेरी सर्विस है, मैं एनसीबी में कार्यरत रहूं। और सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एनसीबी ने इसे मंजूर भी कर लिया था, इसकी मंजूरी भी आ गई थी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो उन्होंने कार्रवाई की थी उसके बाद उन्हें डीजी मेडल भी दिया गया, होम मिनिस्टर की तरफ से भी मेडल दिया गया था उन्हें, होम मिनिस्टर अवार्ड भी मिला था उन्हें। पर उसके बाद जो कार्रवाई कॉर्डेलिया क्रूज केस या जिस केस में आर्यन खान को अरेस्ट किया गया, उसमें बहुत सारे आरोप हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली जिससे शक निर्माण हुआ कि ये ऑफिसर्स का कंडक्ट ठीक नहीं है। इसीलिए इन सारे ऑफिसर्स को, जो भी इन्वॉल्व थे, उन्हें तुरंत एनसीबी से हटा दिया गया। कुछ ऑफिसर्स को, जो जूनियर ऑफिसर्स थे, उन्हें तो सस्पेंड भी किया गया, पर अन्य केस में सस्पेंड किया गया था। एक पुराने केस में और ऐसा ही एलिगेशन लगा था, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया था। पर ये डायरेक्टली समीर वानखेड़े को रिपोर्ट करते थे। समीर वानखेड़े के परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता था। वो जोनल डायरेक्टर थे और वहां पर कुछ ना कुछ सस्पिशियस चल रहा था। इसीलिए इन सारे ऑफिसर्स को एनसीबी, जो कि पहले दिन आप देख सकते हैं जिस दिन कॉर्डेलिया क्रूज केस हुआ, एसएन प्रधान ने, जो कि डीजी एनसीबी हैं, उन्होंने तारीफ की थी एनसीबी मुंबई टीम की, कहा कि ये पहला ऐसा केस हुआ है, पहली बार हाई सी में ऑपरेशन हुआ। अरे हाई सी में तो ऑपरेशन हुआ ही नहीं, क्रूज तो कभी समंदर में गई ही नहीं, क्रूज टर्मिनल के गेट पर ही सब कुछ तलाशी वलाशी हुई और उसके बाद ले आए इनको एनसीबी के ऑफिस। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर मिसलीड किया गया था सीनियर ऑफिसर्स को। जो डीडीजी थे ज्ञानेश्वर सिंह, जिन्होंने बाद में विजिलेंस की जांच संभाली, वह एक्टिंग डीडीजी थे वेस्टर्न इंडिया के उस वक्त, और समीर वानखेड़े उनको रिपोर्ट करते थे। उन्होंने आकर प्रभाकर साहिल के स्टेटमेंट्स पर ये स्टेटमेंट दिया था कि ये सारे आरोप आफ्टर थॉट है और ये सारे आरोप किसी दबाव में किए जा रहे हैं एनसीबी के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। पर बाद में उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें मिसलीड किया गया था। किसने मिसलीड किया था? समीर वानखेड़े ने मिसलीड किया था। और इसीलिए समीर वानखेड़े को तुरंत हटा दिया गया और हटाकर उन्हें कहाँ भेजा गया? टैक्स पेयर सर्विस चेन्नई। टैक्स पेयर सर्विस
एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग है कस्टम्स की, जिसमें ये बताया जाता है, मतलब जॉब प्रोफाइल ये होता है कि आपको लोगों को बताना है कि टैक्स किस तरीके से भरा जाना है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग जहाँ पे आप कोई तरीके का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, वहां पर चेन्नई में भेजा गया समीर वानखेड़े। अभी भी वो वहीं पर कार्यरत है। आज जब उनकी पत्नी से मैंने बात की, तो उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो चेन्नई में है। कुछ और लोगों से उन्होंने बात की तो उनसे कहा दिल्ली में है, पर कोई साफ तौर से जवाब नहीं मिल पा रहा है। पर इस तरीके का एक्शन तभी हुआ जब आर्यन खान केस में के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। उस समय नवाब मलिक जो कि एनसीबी के नेता हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें बाहर लाई। समीर वानखेड़े से जुड़ी जितनी जानकारी हमारे पास थी हमने आपके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ सवालों के जवाब हमारे पास भी नहीं है। वानखेड़े की कार्यशैली को लेकर जो बातें सीबीआई अब कह रही है, क्या उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत और आर्यन खान के मामले में और कई सारे मामले जो इनके टेन्योर में हुए वानखेड़े के, उसमें एनसीबी की कार्रवाई कटघरे में खड़ी नहीं हो जाती, एक संस्थान की कार्रवाई की बात है। एक आम दर्शक इस बात का फैसला कैसे करे कि जो तब हो रहा था वो गलत था या जो अब हो रहा है वो गलत है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि समीर वानखेड़े जो अच्छे खासे रसूख वाले लोगों पर भी हाथ डाल लेते थे, अचानक आउट ऑफ फेवर कैसे और क्यों हो गए। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए दी ललन टॉप।